जो टॉपिक है उसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का प्रोसेस। किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का प्रोसेस। किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का प्रोसेस कहलाता है हमारी आम ज़बान में रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। If anybody asks you, what do you understand by the term breaking of a vector? तो ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर का मतलब ये नहीं कि इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया। ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर का मतलब है कि एक वेक्टर को जब ब्रेक किया जाता है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो उसके दो कंपोनेंट्स आते हैं। एक आता है along x एक्सिस और एक आता है along y एक्सिस। तो जब जब किसी भी वेक्टर को हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो उसको हम अपनी आम लैंग्वेज में नाम देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स rectangular components is called resolution of a vector। उसको हम resolution of vector का नाम देते हैं। किसी भी वेक्टर को उसके rectangular components जब आपके पास कोई, तो आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स, उसके दो कंपोनेंट्स आते हैं along x से along y। द क्वेश्चन इज दैट कि हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहते हैं? रेक्टेंगल में हर एंगल बनता है 90 डिग्री का, तो इसीलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी हर एंगल 90 का होता है। कि अगर उसका एक कंपोनेंट आएगा along x, अगर उसका एक कंपोनेंट आएगा along y, तो उन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। Did you get it? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे यहाँ पर रेजोल्यूशन करनी है किसी भी वेक्टर की, सामने वाले बंदे ने सवाल किया कि वेक्टर है भाई, इसकी रेजोल्यूशन करके दे। आपने बस दो काम करने, आपने उसका एक कंपोनेंट ड्रॉ करना है along x और उसका अपने एक कंपोनेंट ड्रॉ करना है along y। तो मेरे पास अगर यहाँ पर मौजूद है ये वेक्टर f एंड दिस वेक्टर f makes an angle theta with positive x axis। मेरे पास ये वेक्टर है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनाना है कितना, थीटा। तो जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक आपके पास आएगा along x जिसको हम बोलेंगे क्या, fx, और एक आएगा along y जिसको हम क्या बोलेंगे, fy। fx और fy ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और इनके बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, तभी इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। मुझे क्या दिया हुआ है, f, मैंने क्या निकाला, fx और fy। तो इसका मतलब मुझे fx और fy की वैल्यू को मान निकालना है। अगर मुझे दिया हुआ था f, मैंने क्या निकाला, fx और fy, इसका मतलब आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एंड आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fy। मुझे fx और fy की वैल्यू मालूम करनी है। fx और fy दोनों ऑपोजिट पार्टनर्स हैं, यानी कि दे आर एनिमी ऑफ ईच अदर। fx के फार्मूले में fy नजर नहीं आना चाहिए, fy के फार्मूले में fx नजर नहीं आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लोकेट करा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। दिस इज 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, 80 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई बेस। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और जो साइड बच जाती है कहलाती है बेस। अगर मुझे fx निकालना होगा तो मुझे ऐसा रेशियो लगाना होगा जिसमें fy ना आए। तो यहाँ क्या मौजूद है, बेस,
यहाँ क्या मौजूद है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट कौन करता है, कॉस। तो मैंने fx निकालने के लिए रेशियो यूज किया cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है, fx, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, f। तो यहाँ पे आया fx और यहाँ क्या आया, f डिवाइड में आ जाके, तो fx is equal to f cos theta. This is an equation for horizontal component. ये आपके पास horizontal component की equation है। This is an equation for horizontal component. ये आपके पास horizontal component की equation consider की जाती है और उसको हम बोलते हैं fx is equal to f cos theta. अब जिस तरीके से as you people find out the value of fx, on the same steps you are going to determine the value of fy. If you will find the value of fy, that means there is no fx should be there. तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे fy परपेंडिकुलर नजर आ रहा है और f हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब मुझे fy निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा sin। तो मैंने यहाँ पे fy निकालने के लिए यूज किया sin। तो sin थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है fy, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है f। तो ये बना fy अपॉन f, f डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई, तो fy इज इक्वल टू f sin थीटा। ये कहलाती है इक्वेशन फॉर वर्टिकल कंपोनेंट। दिस इज एन इक्वेशन फॉर वर्टिकल कंपोनेंट। ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट की इक्वेशन कहलाती है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वेशन fx is equal to what, f cos theta। वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेशन fy is equals to f sin theta। ओके, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ये किया कि आपको दिया होता है वेक्टर और आपने रिजॉल्व किया उसके उसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि f गिवन था एंड यू डिटरमिन fx एंड fy। अब उल्टा होगा, अब fx और fy गिवन होंगे और आपको f मालूम करना होगा। तो पहले एक वेक्टर जुड़ा हुआ था, हमने इसको तोड़ा और अब एक वेक्टर टूटा हुआ होगा, हम उसे जोड़ेंगे। तो टूटने को अब ये तो नहीं कहेंगे ना टूटा हुआ जोड़ रहे हैं, इट साउंड्स सो ऑकवर्ड।
तो आप इसे बोलेंगे अगर एक वेक्टर डिसॉल्व हुआ है और अगर हम उसको दोबारा से सम अप करके मालूम करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसको हम बोलते हैं कि हम जबान में कौन सा प्रोसेस, कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। वो कहलाता है कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। उस कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर का नाम दिया जाता है। कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कंबाइन करके दोबारा से एक रिजल्टेंट वेक्टर जनरेट करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग दी रेक्टेंगुलर components to get a resultant vector is known as what, composition of a vector। एक वेक्टर अपने साथ दो चीजें लेकर आता है। एक वेक्टर अपने साथ दो चीजें लेकर आता है। एक वेक्टर अपने साथ दो चीजें लेकर आता है। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो आपको अब मैं बोलूंगा ये आप बोलेंगे गिवन है fx बोलिए f5 और f हमें मालूम, तो हमें वेक्टर मालूम करना है। तो एक वेक्टर के साथ कितनी चीजें जुड़ी होती हैं? दो, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो इसका मतलब जब मैं टूटे हुए वेक्टर को जोड़ूंगा तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। Composition of a vector, the process of combining the rectangular components of a vector to get resultant vector. The process of combining the rectangular components of a vector to get resultant vector is called composition of a vector। उसको हम composition of a vector के नाम से जानते हैं। The process of combining the rectangular components of a vector to get resultant vector is called composition of a vector। आपके पास जब जब हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जोड़कर हमें दोबारा से रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना होगा, तो उसको अपनी यूजुअल लैंग्वेज में बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। अब अगर मैं आपसे कहूं, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ये बताइए कि हम यहाँ करने क्या वाले, कौन गिवन है और कौन मालूम करना है? fx गिवन है, fy गिवन है और f मालूम करना है। What is this fx? What is this fy? हमें क्या चाहिए? f is the resultant वेक्टर उस वक्त मिलता है जब फर्स्ट वेक्टर की स्केल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करते हैं। तो ये आपके पास क्या रहेगा? रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज f। अब ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। If anybody asks you कि इसकी कितनी डायरेक्शन बता है, तो डायरेक्शन से मुराद होता है कि हमारा वेक्टर कितना एंगल बना है। डायरेक्शन से मुराद होता है कि हमारा वेक्टर कितना एंगल बना है। इसका मतलब हमें मालूम करना है आपके पास क्या? थीटा। अब थीटा हमेशा लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। थीटा हमेशा लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो मुझे थीटा एक्स एक्सिस से लेना है, तो मैंने यहाँ लेते थीटा। अगेन आई वुड आस्क द सेम थिंग, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने परपेंडिकुलर और दो साइड बच गई बेस। आपको गिवन है क्या? fx। आपको क्या गिवन है? fy। और आपको क्या चाहिए? f। जो निकालना होता है ना, दैट इज यूजुअली ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जो निकालना होता है दैट इज यूजुअली ऑन लेफ्ट हैंड। तो मुझे fx भी पता है, मुझे fy भी पता है। मुझे क्या निकालना है? f निकालने के लिए मैं अप्लाई करूंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम हम अपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। बचपन होता है मैट्रिक और बचपन होती है फर्स्ट ईयर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
Asanu Rahman, how are you? Feeling fantastic? पक्का? Hypotenuse क्या है? F. तो यहाँ पे आ जाएगा F square. Base क्या है? Fx. You should be confident while giving answer. Perpendicular क्या है? F5. आपको क्या चाहिए? F फाइंड करना है. F के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स. एंड नथिंग क्लियर बड़ा चार क्लियर. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया, तो मेरे पास ये बना f के स्क्वायर पे रूट और fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर पे रूट आया रेडिकस स्क्वायर. तो f बराबर आया अंडर रूट में fx स्क्वायर प्लस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर ऑल टाइम्स. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर ऑल टाइम्स. आई रिपीट, कुछ याद हो ना हो, वेक्टर्स में जिंदगी इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये फार्मूला अपनी जगह पर रहना चाहिए. क्या है फार्मूला? f is equals to under root fx square plus fx is the horizontal component, fy is the vertical component. अब मुझे बात बताएं, f किसके बराबर है अंडर रूट में? fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर. अगर यहाँ पे fz भी होता तो क्या फार्मूला बनता? f is equals to fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर. याद रखिएगा ये बात. क्या आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल गया? अब आपको मालूम करनी है रिजल्टेंट की डायरेक्शन. डायरेक्शन से मुराद यू वांट टू फाइंड थीटा. आपको थीटा चाहिए. अब मुझे बात बताएं, जितने भी यहाँ पे खबरदार हजरात बैठे हैं, आपके पास ये जो f आया ये fx से आया, fy से आया या इन दोनों से आया? और अगर ये इन दोनों से आया है तो इसका मतलब मुझे कैसा रेशियो अप्लाई करना होगा जिसमें fx भी आता हो और fy. अब मैंने fx और fy की नेचर देखी. इट्स परपेंडिकुलर and its base. Perpendicular upon basis tangent theta. तो मैं यहाँ पे थीटा निकालने के लिए रेशियो कौन सा यूज करूँगा? tangent theta. अप्लाई करें तो मुझे डायरेक्शन निकालनी है. तो मैंने आपके सामने लिखा फॉर डायरेक्शन. आपकी तो आवाज नहीं हुई. tangent theta बराबर है perpendicular है कर लिखा हूँ. टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टेंजेंट थीटा एज इट इज परपेंडिकुलर की वैल्यू है fy और बेस की वैल्यू है fx. तो इट वुड बिकम fy अपॉन fx. आपको क्या चाहिए? थीटा. क्या चाहिए? थीटा. तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा के साथ नजर. तो जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पोजीशन चेंज करते हैं तो वो दूसरी तरफ जाके बन जाता है इनवर्स. क्या बनता है? इनवर्स. क्या बनता है? इनवर्स. आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर वाला पढ़े. whenever there is a change of position in a trigonometric function then it will shift on a right hand side, it will become inverse. तो अगर लेफ्ट साइड पे सिर्फ टेंजेंट है तो राइट साइड पे वो टेंजेंट इनवर्स बनेगा. तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स fy ओवर fx. ये आपके पास फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने का. कहाँ बेटा? टेंजेंट है, इसको हम करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा. ये माइनस वन इनवर्स है. टेंजेंट इनवर्स का मतलब टेंजेंट पावर माइनस वन. तो हमने जब इसको वहां मूव करवाया तो बन गया टेंजेंट इनवर्स और हमारे पास ब्रैकेट में आ गया fy अपॉन fx. ओके. अब मुझे बताइए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उम्र भर के लिए याद रह जाती है. ठीक है. इसी तरह कुछ वेक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो जब तक फर्स्ट ईयर है हमें याद रहने चाहिए. ठीक है. जब इंसान को अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो भी याद रहता है.
और जब बुरा होता है तो वो उससे ज्यादा याद रहता है, ठीक है। तो इसी तरह एक वेक्टर की ऐसी टाइप है जिसने पूरे वेक्टर को ऐसे संभाला है। अगर यहाँ से हम अपना हाथ खींच लें तो डस्टर नीचे गिरेगा। इसी तरह वेक्टर को एक वेक्टर ने संभाला है और उस वेक्टर का नाम हमारी आम जबान में होता है, बोले कौन सा? यूनिट। कौन सा वेक्टर? कौन सा वेक्टर? अब आपने इसको मेरे साथ रटना है, जहां मैं बोलता हूँ रटना है, इसका मतलब रट्टा मारना है। Like whenever I asked you, you should not get confused for even a single moment. जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से, जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से, जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से, जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से, जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से, हमें क्या मिलता है? इंग्लिश में बोलिए, when a vector is divided by its own magnitude, when a vector is divided by its own, when a vector is divided by its own, when a vector is divided by its own, then we get a unit vector. जब किसी भी वेक्टर, अभी तो मोमेंटम गेन किया मैंने, वरना तो मेरी हालत नहीं मोमेंटम गेन करने वाली आज। तो जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें चलता फिरता वेक्टर मिलेगा, कौन सा? यूनिट वेक्टर। मैं एक वेक्टर फर्ज कर लें तो मेरी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, मैं कौन हूँ? वेक्टर। तो मेरी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। अगर आप सब भी क्या हैं? वेक्टर, तो आप सबकी डायरेक्शन में भी एक यूनिट वेक्टर। अब मुझे भी हटा दें, मैं आपको भी हटा रहा हूँ। हर वेक्टर की डायरेक्शन में कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होता है, हर वेक्टर की डायरेक्शन में कोई ना कोई यूनिट वेक्टर, हर वेक्टर की डायरेक्शन में कोई ना कोई यूनिट वेक्टर, हर वेक्टर की डायरेक्शन में कोई ना कोई यूनिट वेक्टर। If anybody asks you how to calculate a unit vector, आप बोलेंगे वेक्टर पता, मैं कहूँगा पता। आप बोलेंगे उसका मैग्नीट्यूड पता, मैं क्या बोलूँगा? पता। मैं कहूँगा अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं, then I would get what? यूनिट वेक्टर। अब जरा गौर से देखिए, सारे बच्चे जो मासूम से हैं, जो वाकई में मासूम हैं, गौर से देखो, ठीक है। अगर मेरे पास ये वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम है a, ये वेक्टर है और इसका नाम क्या है? a, तो इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर एक पहनाते हैं कैप। यूनिट वेक्टर को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर पहनाते हैं कैप। तो अगर मैं कहूँ वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है तो वो मेरे पास कहलाएगा ए कैप। आप भी लकी की फकीर बनने की जरूरत, आप उसकी यू कैप भी कह सकते हैं, बी कैप भी कह सकते हैं, पी कैप भी कह सकते हैं, डी कैप भी कह सकते हैं, लेकिन सिमेट्री रखें तो ज्यादा बेहतर है। और सिमेट्री ये है कि अगर ये ए है तो ये क्या बना? ए है। अब मुझे बताइए जरा, अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? इसी वेक्टर को इसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो वेक्टर कौन सा है? ए। तो वेक्टर का मैंने ए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे रिप्रेजेंट होता है? अगर नहीं पता तो सुन लें, उसकी साइड में बनती हैं दो लाइनें और अंदर आता है वेक्टर, उसकी साइड में बनती हैं दो लाइनें और अंदर आता है वेक्टर। तो अगर मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनाना होगा तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है। दिस इज mod of a. Mod of a means magnitude of vector. You may write it like this or you may just write it like this. If there is no arrow, that means it is magnitude. और अगर आप एरो बनाएंगे तो साइड में आपको mod बनाना पड़ेगा। This is the formula to calculate a unit vector. अगर आपसे कोई पूछे यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं, if anybody asks you यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं, तो आप बोलेंगे मेरे दिल चाह रहा है, ये बोलेंगे बिल्कुल। यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर। मैं आपको साबित करूंगा, साबित नहीं साबित, मैं आपको साबित करूंगा when we will be having example of it। जब आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो मैं आपसे कहूंगा आप साबित करें कि ये यूनिट वेक्टर है या फिर नहीं।
आप कैलकुलेट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड तो वो लाजमी तौर पर 1 के बराबर आएगा। तो अगर मैं आपके पास ये डेफिनेशन लिखूं तो मैं कह सकता हूँ मैना वेक्टर काम कलरफुल होना चाहिए is divided by its own magnitude. Then when a vector is divided by its own magnitude, then we get a unit vector. जब जब किसी भी वेक्टर को उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में हमें एक यूनिट वेक्टर मिलता है और लिखें इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये मुझे किसी की याद आती है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर होता है तभी इसको यूनिट वेक्टर के तौर पे जाना जाता है। तो आप लोग कैप कैसे डालें? और लास्ट डेट होगी तो अभी इसका मतलब ये पता लगेगा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास कितनी एक्सेस होती हैं? दो। आज बढ़ा है बोले, आज बढ़ा है बोले कितनी? हमारे पास कितनी एक्सेस होती हैं? कितनी? आप बोलें। X, Y, Z कुछ भी हो जाए, they all are mutually PER perpendicular to each other. They all are mutually perpendicular to each other. Atma, are you okay? They all are mutually perpendicular to each other. They all are mutually perpendicular to each other. ये पिंक वाला कौन सा है? X. पिंक वाला X. मुझे लगता है रोटी करने को नहीं चलता ऐसा ये से पूछूंगा। चलिए भाई, ये पिंक वाला कौन सा है? X. पर्पल वाला Y. ब्लू वाला Z. पिंक वाला X. पर्पल वाला Y. ब्लू वाला Z. और इन सब के बीच में एंगल 90 थीटा नहीं 90 डिग्री। They all are mutually perpendicular to each other. X और Y के बीच में आप बोले 90, X और Y के बीच में 90, Y और Z के बीच में 90, X और Z के बीच में 90, X और Y के बीच में 90, Y और Z के बीच में 90, X और Z के बीच में 90। हो गई बात बताऊं? कुछ चीजें जिंदगी में डिफाइंड है, they can never be changed। मेरे पास सुने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि टाइम कम है, मैं नेक्स्ट क्लास में आके रिपीट करूंगा, पर जितना टाइम आई वांट टू अवेल। कुछ चीजें जिंदगी में डिफाइंड है, कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती। दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ चीजें लाइफ में डिफाइंड है, दे कैन नॉट बी चेंज्ड। एक्स एक्सिस के पैरेलल, जुमला बोलिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर होता है जो कहलाता है आई कैप। क्या कहलाता है? आई कैप। क्या कहलाता है? आई कैप। अब मैं बोलूंगा आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, आप बोलेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, जी कैप इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू y axis। जी कैप इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू y axis। जी कैप इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू y axis। जी कैप इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू y axis। जी कैप इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू y axis। जी कैप इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू y axis। K cap is the unit vector parallel to z axis। K cap is the unit vector parallel to z axis। K cap is the unit vector parallel to z axis। K cap is the unit vector parallel to z axis। The unit vectors है I cap, J cap, K cap। अपनी नहीं चलेगी, चलेगी किसकी? इसकी। X के पैरेलल I, Y के पैरेलल Z के पैरेलल X के पैरेलल कौन है? I। किसके पैरेलल?
दो तरीकों से। y की पैरेलल कौन है? j किसकी पैरेलल है? z की पैरेलल कौन है? और k किसकी पैरेलल है? इसको कंटिन्यू करेंगे।